मुझे हमेशा अपने संडे विजिट्स ग्रैंडपा के साथ बहुत पसंद आते थे। अब वो खुद का ध्यान प्रॉपरली रख नहीं पाते हैं और इसीलिए मेरी फैमिली ने उनको रिटायरमेंट कम्युनिटी में शिफ्ट कर दिया है। शुरू में तो ग्रैंडपा वहाँ जाने से बिल्कुल इनकार कर रहे थे क्योंकि इंडिपेंडेंट इंसान थे, अकेले रहने की आदत थी। अचानक से एक ऐसी जगह रहना जहाँ पर इतने सारे लोग हो, उनको भी अजीब लग रहा था। बड़े नखरे कर रहे थे, बार बार बोल रहे थे कि मैं तो वापस आ जाऊँगा। लेकिन एक बार जब वो वहाँ जाते हैं, अपने अपने जैसे और लोगों से मिलते हैं, कुछ दोस्त बनते हैं और वहाँ पर ना रोज़ कोई ना कोई एक्टिविटीज़ होती रहती थी। रोज़ क्या मतलब, हर संडे को कोई गेम्स खिला दी, कोई एक्टिविटी करा दी, तो कहीं ना कहीं उन्हें बिजी रखा जाता था। और जब ग्रैंडपा ने वहाँ पर जाकर ये सारी चीज़ें देखी तो कहीं ना कहीं उन्हें फिर वहाँ पर अच्छा लगने लग गया था। अब ग्रैंडपा से अलग होने के बाद मैं हर संडे ग्रैंडपा से मिलने जाता था और कभी कभी तो संडे की जो गेम्स होती थी, एक्टिविटीज़ होती थी, वो मैं भी खेल लिया करता था। कभी कोई रमी गेम होता था, कभी कोई शफल बोर्ड, तो कभी बिंगो। अच्छा, ये तो मेरे संडे का रूटीन होता था। मैं जाता था, ग्रैंडपा से मिलता था और उसके बाद ये सारी गेम्स खेलता था। गेम्स खेलने के बाद मैं और ग्रैंडपा जाते थे और ग्रैंडपा के रूम में मैं ग्रैंडपा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता था। ग्रैंडपा मुझे कुछ स्टोरीज सुनाते थे, कुछ अर्बन लेजेंड्स हो गई, कोई ऐसी स्टोरीज़ जो उनके वहाँ काफ़ी फेमस थी, जो किसी को पता नहीं, और कुछ ऐसी स्टोरीज़ भी जो मैं बचपन से करीबन हज़ारों बार सुन चुका हूँ। लेकिन स्टिल मुझे स्टोरी सुनना पसंद था, तो मैं ग्रैंडपा की हर स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सुनता था। अब ऐसे ही समय बीतता गया और मैं हाई स्कूल में एंटर हो गया। अब मैं ग्रैंडपा से उतना फ्रिक्वेंटली मिलने नहीं जा पाता था क्योंकि मैं भी बिज़ी हो गया था, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने लगा था, होमवर्क करने लगा था और पहली बार लड़कियों के साथ डेटिंग करने का एक्सपीरियंस मुझे हुआ था। लेकिन फिर भी मैं हर कुछ दिनों में ग्रैंडपा के पास जाकर उनको विजिट करता था। मैं कितना भी बिजी रहूँ, ग्रैंडपा से मिलना नहीं छोड़ा मैंने। अब मैं इतना बड़ा हो चुका था, मैं हाई स्कूल में जा रहा था, बट स्टिल ग्रैंडपा तो ग्रैंडपा ही थे। वो मुझको अभी भी कहानियाँ सुनाते थे, अपनी कहानियाँ, वही कोई कोई सुनी सुनाई कहानियाँ, कुछ अलग नई कहानियाँ। मुझे तो समझ नहीं आता था कि इतनी कहानियाँ ग्रैंडपा लाते कहाँ से हैं। उन्हें कहानियाँ सुनाना बहुत पसंद था और जब उनके एक्सप्रेशन हंसी में बदलते थे या फिर वो एकदम सस्पेंस के साथ कहानी सुना रहे हैं, आंखें बड़ी हो गई है, वो एकदम कांप रहे हैं, तो मुझे भी मज़ा आता था उन्हें ऐसे देखकर। तो मैं भी इंटरेस्ट के साथ, अभी भी मतलब मैं बड़ा हो चुका हूँ, आई नो, और वो कहानियाँ भी काफ़ी पुरानी और काफ़ी बचकानियाँ होती थी। मतलब परियों की कहानी हो गई, कभी कुछ भूतों की कहानी हो गई, बट स्टिल मैं उसी इंटरेस्ट के साथ सुनता था जैसा मैं बचपन में सुनता था। गाइज, आज मैं आपको पैसे कमाने का एक जरिया बताने वाला हूँ थ्रू ट्रेडिंग, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ऑल इन वन यूनिवर्सल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्राइम XBT। और इसकी खास बात ये है कि इसको आप मोबाइल, PC या फिर वेब के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हो एंड ये गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में भी मिल जाएगा। इसका इंटरफेस देखिए, काफी क्लीन है। और एक और बात गाइज, यहाँ पर आप काफी सारे ऐसे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको डेमो अकाउंट भी मिलता है जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग सीख सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं पर्सनली यहाँ पर ट्रेडिंग करता हूँ। फिलहाल अभी मैं डेमो अकाउंट में हूँ, तो अब हम रियल अकाउंट में आ जाते हैं और अब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं। फिलहाल मैं XAU USD में ट्रेडिंग करने वाला हूँ। फिलहाल हमें यहाँ पर ट्रेड सेट करनी है और फिलहाल मैं अभी बाय करने के प्लान में हूँ। और एक और गाइस, जब भी आप ट्रेड करो TP एंड SL जरूर लगाओ क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी होता है। यहाँ पे ऊपर ना पोजीशन का टैब है, वहाँ पर जाकर आप अपनी पोजीशन, ट्रेड, सब कुछ का जो भी अपडेट है वो चेक कर सकते हो। और यहाँ पर जब भी आपका TP या SL हिट हो जाएगा तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और गाइज, आप खुद ही देख सकते हो कि अपनी TP हिट हो गई है और अपने का प्रॉफिट हो चुका है। इनका यहाँ पर रेफर प्रोग्राम भी है। अगर आप अपने दोस्तों को इनवाइट करते हो और वो ट्रेड करते हो और उनको प्रॉफिट मिलता है तो उसका 20% आपको भी मिलेगा। कस्टमर सपोर्ट भी देखिए, 24 घंटे 7 दिन, कोई भी दिक्कत होगी वो आपकी कॉल उठाएंगे और आपकी दिक्कतों को एकदम ठीक कर देंगे। यहाँ पर डिपॉजिट करना भी बहुत ईजी है। आपको जो भी मेथड चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा, स्पेशली UPI। इस प्लेटफॉर्म पर 1 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स है। फिलहाल मैं आपको कुछ रिव्यूज दिखा रहा हूँ, आप वो भी चेक कर लीजिएगा। और प्राइम XBT काफी सिक्योर है। मैं खुद काफी समय से यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। वैसे मैं एक फाइनेंशियल एडवाइस देना चाहता हूँ, ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हो सकता है, तो अपने रिस्क पर ही सारी चीजें करना और दिमाग से करना। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में दे दी है, तो चेकआउट जरूर करना। ग्रैंडपा ने मुझे अपने वर्ल्ड वॉर 2 के पायलट एक्सपीरियंस भी सुनाए थे। हमेशा मजा आता था उनकी कहानियां सुनने में। उनके एक्सपीरियंस, जैसे कैसे वो पहली बार अपने प्लेन को उड़ा के ले जा रहे थे और कैसे उनको देखना था कि वो कितने नीचे तक प्लेन उड़ाते, तो उन्होंने बिलबोर्ड के नीचे से प्लेन उड़ा लिया था। और कैसे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद उन्होंने अपना एक प्राइवेट प्लेन तक खरीद लिया था। ये सारी कहानियाँ अपने में ही कुछ अलग ही दिलचस्प कहानियाँ हैं। वो प्लेन अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है बाय द वे, जो प्लेन ग्रैंडपा ने उस समय खरीदा था। फिर फाइनली वो टाइम आ जाता है जब मुझे कॉलेज के लिए निकलना था। मुझे पता था कि मैं वापस कुछ टाइम तक नहीं आ पाऊँगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ग्रैंडपा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताऊं जब तक वो लास्ट दिन नहीं आया था।
अब मेरे पास सिर्फ एक दिन बचा था और इसके बाद मेरे सेमेस्टर शुरू होने वाले थे। मैं काफ़ी दिनों के लिए अब कॉलेज जाने वाला था और शायद काफ़ी दिनों तक मैं ग्रैंडपा को विज़िट ना कर पाऊँ। मैं एक आखिरी बार ग्रैंडपा से मिलने जाता हूँ और ये विज़िट वो विज़िट थी जो मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊँगा। दिन की शुरुआत नॉर्मल होती है, ग्रैंडपा के पास जाकर मिलता हूँ, उसके बाद वही गेम्स उनके साथ खेलता हूँ, फिर उनके साथ बैठ के कॉफ़ी पीता हूँ और एंड देन लंच करने के बाद मैं और ग्रैंडपा उनके रूम में चले जाते हैं। हम दोनों एक दूसरे के आसपास कुछ कुकीज़ पड़ी हुई थी वो खा रहे थे। मैं तो उन कुकीज़ के साथ खुश था, लेकिन आज ग्रैंडपा कुछ अलग लग रहे थे, ज़्यादा इंट्रोवर्टेड। लंच के टाइम भी उन्होंने ज़्यादा बात नहीं करी। मुझे लगा शायद आज उनका एक बैड डे है, वो दिन जब उनकी हड्डियाँ बहुत दर्द करती थी और उनके लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन मेरा ये सोचना तुरंत बदल गया जब मैंने देखा कि ग्रैंडपा ने कुकीज़ खाना अचानक बंद कर दिया और मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे सीरियस लुक दिया। मैं भी खाते खाते अपनी कुकीज़ नीचे रख देता हूँ और ध्यान से सुनने लग जाता हूँ कि ग्रैंडपा अब मुझे क्या कहने वाले थे। अक्षित, तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम अब यूनिवर्सिटी जाने वाले हो, अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े डिसीज़न खुद लेने वाले हो और इसीलिए आज मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। मैं ग्रैंडपा को बोलता हूँ, जी आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। जिस पे ग्रैंडपा आगे बोलते हैं कि तुम पहले इंसान हो जिसे मैं ये कहानी सुनाने वाला हूँ, कि मैं अपने सबसे डिवोटेड ग्रैंड चाइल्ड को ये कहानी सुनाऊंगा, इस उम्मीद में कि वो मेरी तरह ज़िंदगी में गलतियाँ ना करे। और तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि तुम भी इस कहानी को अपने ग्रैंड चाइल्ड को बताओगे ताकि ये कहानी हमारी लेगेसी में चलती रहे। ये बोलकर ग्रैंडपा रुक जाते हैं। वो इंश्योर कर रहे थे कि मैं ये वादा करूं। मैं उनसे वादा करता हूं कि ठीक है, मैं ये कहानी सिर्फ एक उस ग्रैंड चाइल्ड को बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा डिवोटेड रहेगा और फिर ये मेक श्योर करूंगा कि ये कहानी हमारी लेगेसी में आगे चलती रहे। अब जबकि मैंने वादा कर दिया था तो ग्रैंडपा कहानी शुरू करते हैं। तुम अपनी ग्रैंड मदर को जानते थे ना? तुम सिर्फ 5 साल के थे जब वो गुजर गई थी। मेरे एक्सप्रेशन चेंज होते ग्रैंडपा ने देखे। मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला कि आई नो, आई मिस हर टू। मैं हमेशा से उसको बहुत प्यार करता था। अब इस मोमेंट पे जब मैं अकेला पड़ा हूँ, एक रूम में अपना सारा समय बिता रहा हूँ, तो मेरे को अपने पास्ट एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिला है। ग्रैंडपा आगे बोलते हैं कि काश जब हमारी शादी हुई थी तो मैं उसके साथ अच्छे से बिहेव करता, उसे और अच्छे से ट्रीट करता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो शायद वो आज ऐसी नहीं होती जैसी वो थी। मैं पूछता हूँ कि एक मिनट, मतलब वो जैसी बन चुकी थी, इससे क्या मतलब है आपका ग्रैंडपा वापस से गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं कि बस इसी बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ ताकि तुम्हें एक अच्छी एडवाइस मिल सके और तुम अपनी ज़िंदगी में सही से डिसीज़न ले सको। देखो, तुम्हारी दादी और मेरी 1950s में शादी हुई थी। उस वक्त के ज़माने में घर का किंग मर्द होता था और पत्नी को उनकी हर एक नीड पूरी करनी पड़ती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही था, बस वो वक्त ही ऐसा था और मैं भी उस दौर के ज़्यादातर आदमियों के जैसा ही था। अभी अभी वर्ल्ड वॉर 2 की मिलिट्री सर्विस से निकल कर आया था और तुम्हारी ग्रैंड मदर के साथ सेटल हो गया था। हमने एक सस्ता घर खरीदा गवर्नमेंट प्रोग्राम के थ्रू, जो लोगों को घर लेने के लिए इनकरेज करते थे, और मुझे एक ऑफिस जॉब मिल गई। लेकिन बदकिस्मती से, जैसे उस समय के आदमियों के अंदर आदतें थी, मेरे अंदर भी सेम थी। मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर के साथ बहुत रूडली बिहेव करता था, उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता था, और जैसे कि उस समय की ज़्यादातर औरतें किया करती थी, तुम्हारी ग्रैंड मदर उन्हीं की तरह हमेशा घर में ही रहा करती थी और सिर्फ रसोई संभालती थी। मैं हमेशा उससे बेस्ट एक्सपेक्ट करता था, बेस्ट हाउस वर्क, बेस्ट मील्स, और जब हमारे घर में कोई भी मेहमान आए तो बेस्ट होस्टिंग। मैं हमेशा उसे बोलता था कि अगर कोई भी घर पे आ रहा है तो तुम हमेशा अच्छे से तैयार होके रहना, क्योंकि मेरी बाहर बहुत ज़्यादा इज्जत थी और मैं नहीं चाहता था कोई भी ऐरा गैरा इंसान आकर मेरी बीवी को ऐसे ही बुरी शक्ल के साथ देख ले और बाद मेरा मजाक उड़ाया जाए। मैं किसी को भी चांस नहीं देना चाहता था मेरा मजाक उड़ाने का। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो रियलाइज़ करता हूँ मैं कितना स्टूपिड था जो मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर को ये सब बोलता था। लेकिन शायद उस समय में हम दोनों ही कल्चर के विक्टिम थे और मुझे लगता है कि मेरी ये स्ट्रिक्टनेस तुम्हारी ग्रैंड मदर को बहुत चुभती थी, क्योंकि कई बार मैंने उसे देखा है कि वो किचन में डिनर बनाते हुए चुपके से रोती थी। जब ऐसा होता था मैं उसे अकेला छोड़ देता था। मैंने कभी कभी सजेस्ट किया कि वो वुमेन्स नेटवर्क या कोई शो देखे या फिर रेडियो पर कुकिंग शो सुन ले, लेकिन मेरी सजेशंस उसको और ज़्यादा अपसेट कर देती थी। और तब मैंने सीख लिया कि जब उसका मूड ऐसा हो, जब वो रो रही हो या फिर जब वो अपसेट हो,
तो उसको थोड़ा स्पेस दे दूँ। लेकिन एक रात की बात है, वो इतना ज़्यादा अपसेट हो गई थी कि उसने खाना ही जला दिया था, और जलाने के बावजूद वो लेकर आती है और वो सर्व करती है। खुद रोते रोते वो खाना खा लेती है। लेकिन जब मैं अपनी प्लेट में वो जला हुआ खाना देखता हूँ, मैं उस पर भड़क जाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि ये क्या तमीज़ है, जला हुआ खाना मुझे खिलाना चाहती हो, मुझे मारना चाहती हो क्या? जाओ अंदर जाओ और जाकर सैंडविच बनाओ, और अगर उसको ये जला हुआ खाना खाने में मज़ा आ रहा है तो खुद खाती रहे, लेकिन मेरे लिए एटलीस्ट एक सही सा ढंग का सैंडविच बना दे। मेरे ये बोलते ही उसके अंदर कुछ बदल गया। उसके आंसू अचानक से रुक गए और उसके चेहरे पर एक स्माइल सी आ गई थी। और ये स्माइल कोई नॉर्मल स्माइल नहीं, बल्कि बहुत क्रीपी टाइप की स्माइल थी। लाइक कुछ ऐसी स्माइल जो बहुत इविल। उस स्माइल को देखकर तो 2 मिनट के लिए मैं भी चुप हो गया था, जिसके बाद वो हंसने लग जाती है। उसे हंसता देख मैं भी हंसने लग जाता हूँ और थोड़ा सा सिचुएशन सही होती है। अब वो रो नहीं रही थी, मैं गुस्सा नहीं कर रहा था, हम दोनों हंस रहे थे। जिसके बाद वो हंसते हंसते किचन में जाती है, 2 सैंडविच बनाती है और टेबल पर लेकर आ जाती है। ये सैंडविच बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। एक मैं खाता हूँ और एक वो खाती है। इस इंसिडेंट के बाद तुम्हारी ग्रैंडमदर कभी नहीं रोई। वो हमेशा हंसती खेलती थी। कभी कभी उससे गलती हो जाती या फिर कभी कभी मैं उसको डांट देता तो बदले में सिर्फ ये कहती कि आगे से कभी गलती नहीं होगी, और आगे से वो होती भी नहीं थी गलती। हमारी दादी एक आइडियल वाइफ थी, एक आइडियल औरत जो बदले में कुछ नहीं बोलती थी और सिर्फ हंसकर सारा काम करती थी। अब उसी वक्त के आसपास की बात है, मेरा एक अच्छा दोस्त होता था जेरी। वो अचानक से मिसिंग हो जाता है। तुम्हारी ग्रैंडमदर उसकी वाइफ एडिथ को जानती थी और दोनों ने मिलकर बाकी हाउसवाइफ्स को इन्वॉल्व किया और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्होंने फ्लायर्स लगाए और भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, लेकिन बदकिस्मती से जेरी कभी वापस नहीं मिला। कुछ महीने बाद मेरा एक और दोस्त स्टैन, वो भी मिसिंग हो जाता है। हाउसवाइफ्स फिर से साथ में आई और स्टैन को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई। ये एक लोकल मिस्ट्री बन गई थी कि ये दोनों आदमी दिन दहाड़े कैसे गायब हो सकते हैं, और गायब भी हुए तो ऐसे कैसे कि मिले ही नहीं। उन दोनों के मिसिंग होने का कोई रीज़न ही नहीं था। ये दोनों वहीं पर काम करते थे जहां मैं किया करता था। इन दोनों की लाइफ अच्छी थी, घर में सब कुछ स्टेबल चल रहा था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो कोई रीज़न ही नहीं था इनके मिसिंग होने का। आज भी अड़ोस पड़ोस के लोग उन दोनों के मिसिंग होने की बातें करते हैं, लेकिन एक चीज़ थी कि इन दोनों के मिसिंग होने की वजह से जो पूरा नेबरहुड था ना, वो क्लोज आ चुका था। क्योंकि ये जितनी भी औरतें थी, जितनी भी हाउसवाइफ्स थी जो कि सिर्फ घर चला रही थी, अब उन्होंने एक क्लब बना लिया था। ये सिर्फ हाउसवाइफ्स, सिर्फ पत्नियों का क्लब था, और वो क्लब इवेंचुअली नेशनल सॉरोरिटी बन गया। वो काफ़ी सालों तक ओपन रहा और उस टाइम के दौरान बहुत सारे टाइमलेस फॉर्चुनेट लोगों को हेल्प में डोनेट करा। मैं भी उन लोगों में से ही था जो हमेशा सोचते थे कि जेरी और स्टैन के साथ हुआ क्या, वो मिसिंग कैसे हो गए। मेरे अच्छे दोस्त थे वो दोनों, और उनको खोना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। आज तक मैं उन्हें मिस करता हूँ। ऐसे ही करते करते समय बीत गया, और फिर वो समय आया जब तुम 5 साल के थे, जब तुम्हारी ग्रैंडमदर की हेल्थ धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो रही थी। वो बेड पर लेटी रहती थी और मैं उसके साथ बैठा रहता था। एक रात की बात है, हम पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे और मैं पुरानी यादों में कहीं खो गया था। यादों में खोते खोते मुझे याद आती है जेरी और स्टैन की। मैं अपनी वाइफ के साथ, तुम्हारी ग्रैंडमदर के साथ उन दोनों की बातें करने लग जाता हूँ कि कितने अच्छे दोस्त थे, हमने उनके साथ कितना टाइम स्पेंड करा था, उनकी फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड करा था। जिसके बाद तुम्हारी ग्रैंडमदर मुझे बोलती है, मुझे याद है कि हम सब उन्हें सर्च करते थे और सर्च करते वक्त हम कितनी सारी चीज़ें कुक करते थे। वो माउथ वाटरिंग रोस्ट जो उसने प्रिपेयर करके सर्च पार्टी के मेंबर्स को फीड किया था, वो रोस्ट बीफ सैंडविचेस जो उसने पैक किए मेरे ऑफिस लंचेस के लिए, वो ब्लड पडिंग जो उसने नेबर्स के लिए बनाया था। वो ऐसे ही अपने सारी डिशेस के बारे में बता रही थी जो उसने उस दौरान बनाए थे। मैं उसके सारी डिशेस याद भी कर रहा था, बहुत टेस्टी होते थे, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज भी था कि मैं यहाँ पर अपने दोस्तों की बात कर रहा था, उनके मिसिंग होने की, और तुम्हारी दादी अचानक से अपने बनाए हुए उन मीट, उन खानों के बारे में क्यों बता रही थी। तभी तुम्हारी दादी के चेहरे में वो स्माइल आती है, और ये सेम वैसी स्माइल थी जो सालों पहले उस दिन सैंडविच वाले दिन उसने करी थी। वो स्माइल, वो क्रीपी स्माइल, ऐसा लग रहा था वो स्माइल देखकर कि जैसे कि मेरे अंदर से सोल कोई खींच रहा था। मैं अपनी चेयर को पकड़ लेता हूँ और ग्रैंड माँ से पूछता हूँ कि तुम क्या कर रही हो। जिस पे तुम्हारी ग्रैंड माँ मुझे कहती है कि दे हैव ऑलरेडी बीन कुक्ड डियर,
वो ऑलरेडी कुक हो चुके हैं डियर। मेरी दिल की धड़कनें मानो कि एकदम से रुक चुकी थी। तुम्हारी दादी आगे कहती है कि मैंने उन दोनों को कुक कर दिया था। मैंने उन सब का ध्यान रखा जो तुम्हारी ज़िंदगी में दिक्कतें देते थे। याद है कैसे तुमने मुझे बताया था कि ऑफिस में स्टैन और जेरी को प्रमोशन मिल गई लेकिन तुम्हें नहीं मिली, और कैसे तुम डिज़र्विंग थे और वो दोनों डिज़र्विंग नहीं थे, जिसकी वजह से तुम्हें कई रातों तक नींद भी नहीं आई थी। तुम्हें जो भी दिक्कतें देता था मैं उनका ख्याल रखती थी। मैं उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर देती थी। ग्रैंडपा ये बताते बताते अचानक से रोने लग जाते। उनकी आंखें बंद थी और वो सिसक के रो रहे थे। मैं कांप रहा था, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था, आंखें फटी की फटी रह गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये स्टोरी कहाँ जा रही है। मेरी दादी जो इतनी अच्छी थी, जो मेरे को इतना प्यार करती थी, वो कुछ ऐसा भी कर सकती है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। ग्रैंडपा खुद को संभालते और बताते हैं कि थोड़ी देर बाद तुम्हारी दादी की मौत हो जाती है। उनके चेहरे पर वो क्रीपी स्माइल हमेशा के लिए रहती थी। उनका आखिरी एक्सप्रेशन वही क्रीपी स्माइल था। इसके बाद उनका फ्यूनरल होता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग उनसे मिलने आते हैं। मैं तुम्हारी दादी को भुला नहीं पा रहा था, और ना उनकी वो आखिरी बात जो उन्होंने मुझे बताई थी, मैं उसको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। दरअसल मैं इस चीज़ के बारे में और जानना चाहता था। मैं उनके पुराने जनरल्स पढ़ने लगा एंड देन मुझे पता चला जो वुमेन्स क्लब उन्होंने फॉर्म करा था वो सारी पत्नियों के साथ, वो दरअसल क्या था। वो कोई नॉर्मल वुमेन्स क्लब नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा क्लब था जहाँ पर डार्क प्रैक्टिस करी जाती थी। वो एक क्लब नहीं, एक कल्ट था, और उसमें सारी लड़कियों को ये बताया जाता कि कोई भी आदमी अगर आपको हार्म करे, कोई भी आदमी अगर आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे या आपको अपने से कम समझे, तो आप उन्हें मार सकते हो किसी भी तरीके से। और उस क्लब में ये भी मेंशन किया गया था कि कैसे वो अपने बॉयफ्रेंड या उन लोगों को जो उनको तड़पाते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनको पनिश कर सकती हैं। वहाँ पर पॉइज़न बनाने की रेसिपीज़ लिखी हुई थी, साइकोलॉजिकल टॉर्चर करने के इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे। मैंने उन जनरल्स में इतनी डार्क चीज़ें पढ़ी कि मैं उन्हें रिपीट भी नहीं करना चाहता। लेकिन एक चीज़ थी जिसने मुझे हिला दिया था। उसमें एक प्रैक्टिस लिखी हुई थी कि जो आदमी तुम्हें ट्रबल करता है, जो आदमी तुम्हें तड़पाता है, जो आदमी तुम्हें बुरी तरीके से ट्रीट करता है, तुम उसके दोस्तों को गायब करके उसी को खिला दो, जिसके बाद वो आदमी कभी भी शांति से जी ही नहीं पाएगा। तब मुझे पता चलता है कि तुम्हारी दादी ने जो कुछ भी करा था वो उन दोनों को तड़पाने के लिए नहीं करा था, बल्कि वो सब मेरे लिए करा गया था। वो जनरल्स मेरी ज़िंदगी की सबसे हॉरिबल चीज़ों में से एक थी जो मैंने कभी पढ़ी थी। अगर मुझे उन्हें पुलिस स्टेशन में एविडेंस के लिए देना ना पड़ता तो मैं उन सबको जला देता, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैंने वो किया जो मुझे करना था। पुलिस भी जब उन जनरल्स को देखती है तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उन्हें भी बिलीव नहीं हो रहा था जो वो पढ़ रहे थे। मैं पुलिस को जनरल्स दे देता हूँ, लेकिन एक कंडीशन के साथ। मैं उन्हें कहता हूँ कि मेरी फैमिली का नाम इन सारी चीज़ों में नहीं आना चाहिए। अब क्योंकि मैं लोकल पुलिस स्टेशन के हेड को जानता था, वो मेरा दोस्त था, तो उसने इस चीज़ को अग्री कर दिया। जिसके बाद मेरी फैमिली को तो इससे अलग रखा गया, लेकिन बाकी जितनी भी औरतें थीं उन सबको अरेस्ट कर दिया गया। और जानते हो जब मेंबर्स निकाले गए तो कितने मेंबर्स थे? करीबन 30 से 40 मेंबर्स, जिसमें जेरी की भी वाइफ थी और स्टैन की भी वाइफ थी। जब ये सब चल रहा था हमारी फैमिली भी डिसबिलीफ में थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आज की औरतें सब कैसे कर सकती थी, और ये वो टाइम था जब औरतों को लोग कुछ नहीं समझते थे। हमारी फैमिली को तो ये पता ही नहीं था कि उनकी खुद की माँ इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थी। वो तो मर चुकी थी, तो सबको लगता था कि वो शरीफ थी, उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। और पुलिस ने भी यही बोला। पुलिस ने बोल दिया कि तुम्हारी जो माँ है वो बेगुनाह है बेटा, तो तुम टेंशन मत लो। लेकिन सच सिर्फ मुझे पता था। जिसे सब बेगुनाह समझ रहे थे वो इस क्लब की लीडर थी। पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है और सब कुछ एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था पुलिस का एक हेड है जो कि मेरा दोस्त था। वो मुझे बताता है कि इस टाइप के ग्रुप्स पूरे यूएस में फॉर्म हो चुके हैं। अलग अलग जगह पर ये सारे ग्रुप्स फॉर्म हो चुके हैं। जो औरतें हैं वो अपने ग्रुप्स में रहती है और ये सारी डार्क प्रैक्टिसेस करती हैं और उन सबको तड़पाती है जो उनको अपने से छोटा समझते हैं। पुलिस ने एक एक करके इन सारे ग्रुप्स को शट डाउन कर दिया, इन सारे ग्रुप्स को ख़त्म कर दिया। सबको लगा कि अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। लेकिन हाल फिलहाल में मैंने एक खबर सुनी थी कि इतने सालों के बाद अब जाकर एक और ग्रुप वापस फॉर्म हुआ है, एक अलग नाम से। और यही एडवाइस मैं तुमको देना चाहता हूँ।
अगर तुम्हें कोई लड़की मिले जो लेफ्ट रिंग फिंगर में वाइट कलर का ओपल स्टोन पहने, मून की शेप में, चांद की शेप में, तो कुछ भी हो जाए उस लड़की के साथ कोई भी रिलेशनशिप मत रखना। और उसके बारे में, और जो भी लोग इस क्लब से एफिलिएटेड है, जुड़े हुए हैं, उनके बारे में सीधा जाकर पुलिस को बताना। क्योंकि ये जो नया क्लब है, इसके सारे मेंबर्स अपनी लेफ्ट रिंग फिंगर में वो ओपल स्टोन वाली रिंग पहनते हैं और यही उनका सिग्नेचर है। प्लीज़ बेटा, कुछ भी हो जाए इन लोगों से दूर रहना। यहाँ पर ग्रैंडपा ने पॉज लिया। अपनी नर्व्स को काम करने के लिए कॉफ़ी के पास रखे ऑरेंज जूस का ग्लास पिया और फिर कंटिन्यू किया। नेवर, आई रिपीट नेवर, किसी भी लड़की को मॉक मत करना ये बोलते हुए कि जा मेरे लिए सैंडविच बना कर लेकर आ। किसी भी लड़की को कुछ भी हो जाए डिसरिस्पेक्ट मत करना, उससे कोई भी डिमांड मत करना, उसे इक्वल ट्रीट करो और उसे जो करना है करने दो। क्योंकि अगर मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ के साथ ये सब करता और अच्छे से उसके साथ पेश आता, उसे और अच्छे से ट्रीट करता, तो वो मॉन्स्टर कभी नहीं बनती जो वो बन गई थी। अपनी लाइफ में लेडीज़ के साथ काइंड रहो ग्रैंडसन, क्योंकि अगर ऐसा नहीं रहोगे, अगर ऐसा नहीं करोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डायर होंगे। और इसी के साथ ग्रैंडपा चुप हो जाते हैं। उनके हाथों से ऑरेंज जूस का ग्लास नीचे गिर जाता है। उनके हाथ विजिबली शेक कर रहे थे और सच बताऊं तो मैं भी कांप रहा था। ये सब सुनना और प्रोसेस करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। मैं बस वहाँ बैठा रह गया, अपने ग्रैंडफादर को साइलेंस में स्टेयर करते हुए। जब भी मेरे मुंह से वर्ड्स निकलने की कोशिश करते, वो जल्दी ही चले जाते। और मेरे ग्रैंडफादर की ये वाली कहानी मेरे पूरी ड्राइव के दौरान मेरे दिमाग में घूमती रही। मेरे विजिट के 4 साल बाद, थोड़ी ही देर बाद, जब मैंने अपनी डिग्री हासिल करी, मेरे ग्रैंडफादर गुजर गए और मैं उनके फ्यूनरल में जाता हूँ। पूरी फैमिली वहाँ पर थी। मेरी मम्मी, मेरे फादर, उनके 2 भाई, मेरे कज़न्स, मेरी सिस्टर्स और उनके हस्बैंड्स, एंड ऑफ कोर्स कुछ दूर के लोग भी जो मेरे ग्रैंडफादर को कहीं ना कहीं से जानते थे। सब उनको देखने के लिए आए थे। मैं अपने ग्रैंडफादर के पास जाता हूँ और साइलेंटली उनसे वादा करता हूँ कि जो भी चीज़ मैं जानता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊँगा, और उनको थैंक यू बोलता हूँ उन सब मोमेंट्स के लिए जो मैंने उनके साथ बिताए थे। जिसके बाद वहाँ पर मेरी एक बहन आ जाती है और वो मूड को थोड़ा लाइटन अप करने के लिए मेरे साथ मजाक करने लग जाती है। पूछते हैं कि और तू तो बड़ा हो गया, कोई गर्लफ्रेंड मिली क्या? मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं अभी थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ इन सब चीज़ों के लिए। जिसके बाद वो थोड़ा और मजाक करती है और उसके बाद मेरे दूसरे भाइयों के पास चले जाती है बात करने के लिए। और तब मैं नोटिस करता हूँ कि उसके हाथ में कुछ वाइट रंग का था और मेरा हार्ट बहुत लाउडली बीट करने लग गया, क्योंकि जो मैं देख रहा था मुझे उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो एक ओपल स्टोन था, एकदम चांद जैसा, और वो मेरी बहन ने अपनी लेफ्ट रिंग फिंगर में पहना हुआ था। और मेरी आंखें रूम में यहाँ वहाँ घूमने लगी और तब मैंने नोटिस करा कि मेरी चाची ने भी वो रिंग पहनी हुई थी, वो ओपल स्टोन। मेरी मासी ने भी पहनी हुई थी, मेरी मामी ने भी वो ओपल स्टोन पहना हुआ था। इनफैक्ट मेरे ग्रैंडफादर की बहनों ने भी वो रिंग पहनी हुई थी, वो ओपल स्टोन वाली। और तो और मेरी खुद माँ ने वो ओपल स्टोन वाली रिंग पहन के रखी थी। मेरा सर घूमने लगा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी फैमिली के हर एक औरत ने, हर एक लड़की ने वो ओपल स्टोन की रिंग पहनी हुई थी। शायद मेरे दादाजी ने एक मिस्टेक कर दी थी। उन्होंने हमारी फैमिली को इन्वेस्टिगेट नहीं होने दिया था। शायद उसी वजह से आज हमारी पूरी फैमिली उस कल्ट का हिस्सा बन चुकी है। और न जाने कितने लोग, कितनी लड़कियां, कितनी औरतें ये प्रैक्टिस करती होंगी। इसलिए मेरे को एक चीज़ समझ आ गई है कि आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, लड़कियों को मैं सेम ट्रीट करूँगा। उन्हें कभी अपने से छोटा नहीं समझूंगा और उनके साथ कभी भी बदतमीज़ी नहीं करूँगा। मेरे दिमाग में चाहे कोई भी ख्याल आए, लेकिन मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा, क्योंकि अगर सेफ़ रहना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आप सब ये ध्यान रखना कि गलती से भी किसी लड़की के साथ बदतमीज़ी मत कर देना, वरना जो हाल मेरे ग्रैंडफादर, जो हाल स्टैन और जेरी का हुआ था, वो शायद आप सबका भी हो सकता है। बाय बाय and take care.